Up till now, we have seen that there are general three types of magnetic materials. The first one was diamagnetic material, the second one was paramagnetic material, and the third one was ferromagnetic materials. We have seen that diamagnetic materials are considered as non-magnetic material क्योंकि इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनमें जो मैग्नेटाइजेशन जनरेट होती है वो ना होने के बराबर होती है। जबकि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनको हम पार्शियल मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसके डायपोल्स अपने आप को अलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटाइजेशन जनरेट होती है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना छोड़ देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो दोबारा से उसी तरह रैंडमली उसके मैग्नेटिक पोल अलाइन हो जाते हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और अगेन नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं कि अनटिल वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन देम, मैग्नेटाइजेशन उनमें रहती है। अगर हम उसको रिमूव कर दें तो मैग्नेटाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है, तो वो टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। जबकि हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं दे कैन बी यूज एज अ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, कि जब हम उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन जनरेट होती है और काफ़ी देर पा होती है। यही वजह है कि हम उनको परमानेंट मैग्नेट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी रखते हैं, जबकि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू को ऑन करते हैं। सो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो लेंजविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं ये इस तरह का बिहेवियर क्यों शो करते हैं। क्या वाकई ही उनकी ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है? उसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनका बिहेवियर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सारे का सारा लेंजविन थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है। बेसिकली ये क्लासिकल ओवरव्यू है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का, इस तरह का बिहेवियर ऑन करने का, जो सारे का सारा ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि उनका ये बिहेवियर क्यों है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन with charge E and mass m is revolving around a nucleus. So इस टाइम पे हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ mass m एंड चार्ज E रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है सिंपल सा जो कि एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है और किसी नेचुरल उसकी जो फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। सो इस केस में हमारे पास जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि होती है mv²/r, वो इस केस में प्रोवाइड होगी, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोलम्बिक अट्रैक्शन है, वो कोलम्बिक फोर्सेस है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलती है और वो इसके इर्द गिर्द स्पिन करता है। अब इस स्पिनिंग मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रेज होती है। हमारे पास लेट्स सपोज इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो mv²/r है, जो कि इस केस में कोलम्बिक फोर्स जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है उससे मिलेगी, जो कि इक्वल होती है 1/4πε0 q1 q2/r²। इस केस में जो हमारा पहला चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेट्स सपोज चार्ज है E, और जो चार्ज Q2 है ये Q1 था और ये हमारे पास Q2 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Ze। अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा mv²/r विल बी इक्वल टू 1/4πε0 एंड दिस वन मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। सो एज इलेक्ट्रॉन इज शोइंग एंगुलर मोशन, सो लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और v की जगह r ओमेगा आएगा, उसका स्केयर था, सो ये हो जाएगा। और जब हम इसको जस्टिफाई करेंगे और इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ओमेगा नॉट स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही होती। उस दौरान जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो ये होती है और इसी स्पिनिंग मोशन की वजह से उसकी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेज होती हैं। जी स्टैंड फॉर जी ई इज़ दी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, आर इज़ दी ऑर्बिट, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट होता है, वो अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है और उस ऑर्बिट में हमारे पास चार्ज और न्यूक्लियस से लेके जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा।
लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लोरेंट्ज़ फोर्स एक्सपीरियंस होगी जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके दोनों चीज़ों की वजह से होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि एफ एल विल बी इक्वल टू दी माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। ई क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस ई, वी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, अब क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा। सो दिस विल बी दी लोरेंट्ज़ फोर्स जो कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करेगी जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो एफ एल इज इक्वल टू माइनस ई बी आर ओमेगा। सो माइनस ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, बी एक्सटर्नल फोर्स है, आर उसका ऑर्बिट है, और ओमेगा जिस एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो उस न्यूक्लियस के लिए रिवॉल्व कर रहा है वो है। सो इसके ऊपर उस पर जब लगेगी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बनेगी वो नेट सम होगा जो कि न्यूक्लियस जिस फोर्सेस को खींच रहा है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब जब उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो उसको अलॉन्ग द टेंजेंट लेके जाने की कोशिश करेगा, जबकि उसकी जो हमारे पास न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो कोई बैलेंस जब तक बनाएगी, जो कि बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं बनेगी तब तक वो उसके बनने के बाद सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, इवन जो उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसके बाद भी। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी एम आर ओमेगा स्केयर वाज इक्वल टू जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। सो हमारे पास जो नेट एंगुलर मोमेंटम बनेगा जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स जिससे न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है उससे हम माइनस करेंगे उस फोर्स को जो कि उसको अलॉन्ग द टेंजेंट लेके जाने की कोशिश करिए, दैट इज़ माइनस ई बी आर ओमेगा। और उस पर अलॉन्ग द टेंजेंट कितनी फोर्स लगेगी ये डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर बी मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ से इसको अरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी, और रीअरेंज करने के बाद कुछ ओमेगा स्केयर प्लस ई बी ओमेगा ओवर एम माइनस जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्केयर इज इक्वल टू 0। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन द फॉर्म ऑफ इन द वेरिएबल जिसमें क्या चीज़ है ओमेगा स्केयर। सो ओमेगा स्केयर हमारे पास ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू को हम कंसीडर कर एक्स स्केयर की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, इसके साथ जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है, इसके साथ जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है सारे का सारा वो ई बी और एम है, और ये सारे का सारा सी है। सो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगवाएं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर प्लस माइनस 4ac ओवर 2a। सो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो इस केस में हमारा मेन वेरिएबल है दैट इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर चेंज होगी तो उसकी स्पिन मोशन चेंज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन चेंज होगी तो सारी की सारी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ही चेंज हो जाएगी। दैट इज़ वाई हमने ओमेगा के वेरिएबल के लिहाज से इसको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट किया है। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ओमेगा के लिए कोई वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, और अगर हमारे पास उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सारी आ रही है तो वहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो इसकी स्पिन किस तरह की होगी, और अगर हमारे पास स्पिन की इन्फॉर्मेशन है तो हमें यह अंदाज़ा होगा कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करेंगी और किस तरह से बिहेव करेंगी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये सारा का सारा हम इसको इस फैशन में लिख सकते हैं। सो माइनस ई बी ओवर एम प्लस माइनस स्केयर रूट ई बी ओवर एम स्केयर प्लस 4 इंटू जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है ये भी इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको हम सेपरेट करके अलग से इस तरह से लिख सकते हैं, और ये सारी की सारी वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी की सारी जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखी है, ये हमारे पास जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब है। सो दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्केयर। सो हम इसको इधर से इस तरह लिख सकते हैं, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ इधर आ जाएगी और ये वाली भी एज इट इज़ इधर आ जाएगी। जबकि हमारे पास ये जो सारे का सारा फैक्टर है ये लार्मर फ्रिक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, वो फ्रिक्वेंसी जो कि एटम के इनसाइड जनरेट होती है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं।
सो ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है जो इसमें चेंज आता है उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। और इनसाइड दूसरे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हुए अपने से अगले या पिछले ऑर्बिट को जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ रहा होता है, सो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। सो हमारे पास ये चेंज अगर हम आइडियल कंडीशन देखें तो ना होने के बराबर है। हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे से हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो लेंजवेंस जो थ्योरी है ये क्लासिकल व्यू ओवरव्यू लेता है, और बेसिकली ये हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिकल गैस कंसीडर करते हुए सारी की सारी एग्जम्पशन है। तो यहाँ पे एक एग्जम्पशन ये ली जा सकती है कि हमारे पास हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ड्यू, और जब हम उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो ना होने के बराबर है। तो ये वाला सारे का सारा जो फैक्टर है ये बहुत कम है, और जब हम उसका स्केयर लेंगे तो वो मज़ीद कम हो जाएगा। तो इस सारे के सारे फैक्टर को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, और ये बहुत छोटी है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, सो दैट्स वाई वी कैन इग्नोर इट। और हमारे पास जो नया एंगुलर वेलोसिटी होगी इवन आफ्टर दी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ ये हो जाएगी, और इसका हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आएगा वो ये आएगा। सो ओमेगा नॉट जो थी वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, और हमारे पास ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करने की वजह से उसकी होगी। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, जितना चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसी हिसाब से उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट में भी चेंज आएगा, और उसी तरह से उसकी मैग्नेटाइजेशन में चेंज आएगा। सो कितना चेंज आया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये वो वेलोसिटी है जो कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद जनरेट हुई। ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी थी उसकी। सो हमारे पास जो चेंज इन ओमेगा बनेगा, ओमेगा की वैल्यू ये वाली हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा यहाँ से ओमेगा नॉट से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू दी चेंज इन वेलोसिटी व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसका इफेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट पे कैसा होगा, हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किसके इक्वल है, करंट इनटू एरिया पे। जबकि करंट होती है Q/T, अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो ये 1/T सिंपली इज़ दी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, जो कि फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। सो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगेन ये वाली सारी की सारी वैल्यू आ सकती है। सो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया की वैल्यू πr² लगाएंगे, वो स्पेसिफिक एरिया, सो जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज आएगा उसको हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। अब इस इक्वेशन में सिंपली मैंने आर के साथ जो कि एरिया वाला आर है समेशन लगा दिया है, और समेशन लेने का मतलब है कि हम उसको ओवरऑल देखेंगे, सारे के सारे रेडियस को, जितना भी रेडियस बन रहा है उसको एवरेज कर लेंगे, क्योंकि किसी भी एटम में हमारे पास ये हम यहाँ तक देख रहे थे कि जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आई है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आई। जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो वो पूरे का पूरे एटम का निकालते हैं। अब एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको समेशन की फॉर्म में शो किया है। जिस तरह से हर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होगा, कलेक्टिवली हमारे पास एक एटम का जो मैग्नेट डायपोल मूवमेंट बनेगा वो भी चेंज होगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of an atom when we applied external magnetic field B on it. So इस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से अब उसमें मैग्नेटाइजेशन जनरेट होगी, जो कि हम लिख सकते हैं। सो इन दिस वे हम अगर कंसिडर करें कि अब हमने इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से हमने एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला। सो नाउ कंसीडर हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो नेट मैग्नेटाइजेशन किस तरह से दी जा सकती है, दिस इज़ द इक्वेशन। हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है उसका फार्मूला ये सारे का सारा होता है, जो कि नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स पे डिपेंड करती है। सो इस तरह से हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए n नंबर ऑफ अगर एटम्स हैं तो उनका सारा कलेक्टिव जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटाइजेशन के। सो नाउ एज मैग्नेटाइजेशन को यूज़ करते हुए हम उसकी ससेप्टिबिलिटी निकाल सकते हैं, उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m/h। m की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी। सो एज फॉर यूजिंग दिस ऑल इक्वेशन वी कैन सी कि हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव बन रही है। इस तरह से
इस थ्योरी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी जो मेन चीज़ है थ्योरी ने जो देती है वो ये कि इस इक्वेशन ने हमें ये बताया कि किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है, जो उसकी ससेप्टेबिलिटी है, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल कितनी अप्लाई कर रहे हैं। और जितनी हिसाब की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से उसकी ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। और दूसरा आर हमारे पास जो उसका रेडियस है, कि हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल का है, ये भी काफ़ी मैटर करेगा कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है, दैट आल्सो मैटर। और अगर जो लो टेम्परेचर पे सारी की सारी वर्किंग हो रही है तो टेम्परेचर किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट नहीं करता। दिस ऑल शो बाय दिस इक्वेशन।